everybody, a very good evening to all of you and welcome to Chat with K. आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. मैं बताऊंगी क्यों. कहते हैं कि जो फिल्मी गाने होते हैं ना, वो सिर्फ फिल्मी गाने नहीं होते हैं, वो कहीं ना हमारी इंस्पिरेशन का एक सोर्स होता है, हमारी मोटिवेशन का एक सोर्स होता है और एक नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है उसमें कि जब भी हम उदास होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है या ऐसे यूँ कहें कि हमें गुस्सा भी आ रहा होता है या हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कोई और हमारे साथ हो ना हो, मगर फिल्मी गाने हमारे साथ हमेशा होते हैं. और अगर उसके ऊपर से बाय गॉड्स ग्रेस अगर लिरिक्स अच्छे हों तो बहुत मज़ा आ जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है. उसमें तो एक ऐसा जादू होता है ना, एक ऐसा नशा होता है, वो शायद मैं खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी. आई एम अ टिपिकल बॉलीवुड फैन. मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद है और जब भी मुझे किसी गाने के जो शब्द हैं वो छू जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टच हो जाती हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज की मेरी जो गेस्ट हैं वो लिरिसिस्ट हैं और आज हम उनसे बात करेंगे लिरिक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, उनकी करियर के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनकी सक्सेस के बारे में भी. तो आइए वेलकम करते हैं सावेरी वर्मा का. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं एंड इट इज़ सच एन ऑनर कि आज उन्होंने टाइम निकाला आपके और मेरे लिए और हमारे साथ वो अपने अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ जुड़ रही हैं. सो लेट्स वेलकम सावेरी वर्मा. हाय, हेलो, हाउ आर हाउ आर यू? यू? आई एम एकदम गुड. बढ़िया एंड एक्साइटेड. Me too. I'm very excited. Very excited. I wanted to do this from a long time, but कभी मौका नहीं मिला आपसे डिस्कस करने का, बात करने का. फाइनली मैंने हिम्मत कर ली. मजा आएगा. बहुत ज्यादा. और बताओ, इससे पहले कि मैं फॉर्मली ये सेशन स्टार्ट करूं, हम इसको थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए हालचाल पूछ लेते हैं. कैसे हो आप? क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत जरूरी है ये करना बिकॉज इंस्टाग्राम लाइव सुनते ही ना एक आप बहुत नर्वस हो जाते हो. ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सवाल होगा और कैसे मैं जवाब दे पाऊंगी. तो थोड़ा सा हालचाल पूछते हैं फिर शुरू करते हैं. हाँ, तो आप बताओ कैसे हो आप, क्या चल रहा है लाइफ में अपार्ट फ्रॉम करियर, म्यूजिक एंड एवरीथिंग? करियर म्यूजिक के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा. मतलब या ऑफ कोर्स फ्रेंड्स जिनके साथ मैं काफी हैंग आउट करती हूँ और मेरा शेड्यूल मैंने ऐसा बना रखा है कि कोशिश करती हूँ कि कुछ मिस ना हो मुझसे, कि फैमिली भी हो, फ्रेंड्स भी हो, काम भी हो. बैलेंस बनाने की एक्चुअली हम सब कोशिश ही करते रहते हैं, कोई अचीव नहीं कर पाता उसको, लेकिन कोशिश तो मैं कर रही हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक. वो जब मैंने रियलाइज किया ना कि अरे आपने ये गाना भी लिखा है, बिकॉज पता क्या होता है, हम ऐसे जानते तो हैं थोड़ा थोड़ा, बट जब हम बहुत डिटेल में किसी को स्टडी करते हैं ना, तो बहुत डीपली उसके बारे में पता चलता है. तो जब मैं आपका बायो रीड कर रही थी ना, गूगल किया था मैंने, देन आई एक्चुअली रियलाइज कि यार इतने सारे गाने लिखे, मुझे पता ही नहीं था. बट और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि लिरिसिस्ट कभी बहुत कम लोगों को पता चलता है कि गानों के लिरिसिस्ट कौन है. तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है जो कि मैं आई विल नॉट ब्लेम यू फॉर दिस. ये है, मतलब ऐसा है हमारे यहाँ कि बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि ये गाना जो हम सुन रहे हैं इसको लिखा किसने. हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट. और उसके बाद ना मैंने एक्चुअली यही रियलाइज किया कि नोबडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ लिरिसिस्ट. ट्रू. एक्चुअली कोई बात ही नहीं करता है. हमें पता है, हम जानते हैं, बट कोई बात ही नहीं करता है. आई नो. या तो बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ. या और हम यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम उन सब से आज ये कसम लेंगे
कि जो भी गाना वो सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है वही जानने की कोशिश करेंगे कि इसका लिरिसिस्ट कौन है। मतलब बाकी एब्सोल्युटली। चीजें तो और ये पता चलती ही कसम है। की शुरुआत मैं करूंगी। तो मैं सबसे पहले, मैं अब जो भी गाना सुनूंगी मैं देखूंगी कि कौन लिरिसिस्ट है, किसने डायरेक्ट किया है। सिंगर्स तो जनरली पता पता चल जाता है, ही बट होता है, म्यूजिक राइट। डायरेक्शन और लिरिक्स के बारे में ना पता नहीं चलता है। तो आई या विल डेफिनेटली, मैं हाथ जोड़ के कसम खाती हूँ। हाथ ऐसे जोड़ के। हाँ हाँ। तो मैं डेफिनेटली अब ध्यान दूंगी। और आपने एक बहुत प्यारा गाना लिखा है, मेरे ढोलना। ओ गॉड, लाइक ब्यूटीफुल सॉन्ग। पहले वाला भी हमने सुना है, दूसरे वाला भी हमने सुना या है। राइट। सो इस गाने के बारे में ऐसा है कि ये जो दूसरा वाला है, ये वर्जन जो है ये उस गाने से बिल्कुल अलग है। लाइक वो एकदम क्लासिकल वर्जन है जो हमने पहले सुना है, जो हम सब जानते हैं। और ये वाला जो वर्जन है ये पूरा लाउंज है, लोफाई। तो इसके बारे में भी मैं यही कहूंगी कि ये बहुत प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि ये फिल्म में नहीं था, ये फिल्म के एल्बम में था। तो इसलिए इसको बहुत है नहीं, जानने वाले लोग इसको जानने वाले। बट सुना है, यस। सबने सुना है, एल्बम की वजह से सबने सुना है। या प्रीतम के एल्बम लोग सुनते ही हैं, तो इसलिए सुना हुआ है। एंड उसके अलावा आपने जो वो है चाप तिलक जो गाना है, जो रील में बड़ा फेमस हुआ था, वो राइट, मैंने हाँ। वहीं से सुना था। अच्छा, ओके। तो वहां से मैंने सुना था, क्योंकि मैं ना बहुत रेगुलरली, आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन, बट मैं रेगुलरली गाना इतना सुनती नहीं हूँ, बहुत कम। और मैं नए गाने से ज्यादा पुराने गाने सुनती हूँ। तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड रील्स की अब मुझे ना पता चल जाता है कि अच्छा ये गाना आ रहा है या ये आ गया है, थोड़ा करेक्ट, एडवांटेज है उसका। तो वो अपडेट करेक्ट। रहते हैं हम लोग या टाइम टू टाइम। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लिरिक्स। तो बहुत अच्छा गाना है, उसके बारे में आप बताओ। छाप तिलक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हमारे दोस्त हैं, बंटी, जिनकी शादी के लिए हमने ये गाना बनाया था, उनका वेडिंग सॉन्ग था ये। और फिर ये गाना बना, एंड बिफोर इट कुड कम, आई मीन लॉन्च, तब उसके पहले पहले राहुल वैद्य केम ऑन बोर्ड। मतलब राहुल हैड हर्ड दिस सॉन्ग एंड ही लव्ड इट वेरी मच, एंड श्रेयस इज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग, श्रेयस पुराणिक। तो उन दोनों की आपस में बात हुई, एंड देन ही केम ऑन बोर्ड। और फिर उनके आने से उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, और कि उस गाने को बहुत अच्छा रीच मिल गया। सॉन्ग वाज ऑल्सो वेरी गुड। वेरी गुड। उसको उसको इनफैक्ट बंटी की शादी के जो फुटेजेस हैं, एंड दे बोथ लुक वेरी गॉर्जियस। तो ये सारी चीजें सब पॉजिटिव इसमें मिल गई, और ये गाना इस वजह से काफी पॉपुलर हो गया। ये तो है। सो चलो, ये तो रही गानों की बातें। अब हम आते हैं मेन, जो हमारा ये कॉन्वर्सेशन है, इसको शुरू करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल नाउ एंड यस, आई एम। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आई पुट क्वेश्चंस एज इन, ताकि हम जो है एक ही डायरेक्शन में चलें और क्लैरिटी करें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, लिरिसिस्ट जनरली कोई सोचता नहीं है। आई एम अ राइटर, बट जब एज अ राइटर मैं बात करूं इन जनरल, सबसे पहला दिमाग में आता है पोइम्स लिखना, बुक्स लिखना, एंड इस तरह की राइटिंग करना, लिटरेचर में जाना। प्रॉबेबली अगर आज मैं ऑथर हूँ, आने वाले कुछ सालों में मैं डेफिनेटली सोचूंगी कि यस, अब नाउ दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट माइलस्टोन, दैट आई वांट टू बी अ लिरिसिस्ट। पर मतलब कहने का ये मतलब है कि डायरेक्टली कोई कभी सोचता नहीं है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको लिरिसिस्ट बनना है? सोचा तो मैंने भी नहीं था। आई कॉल माई सेल्फ लिरिसिस्ट बाय चांस, क्योंकि ये कभी भी मेरे एजेंडा में नहीं था कि मेरे को लाइफ में लिरिसिस्ट बनना है। और वो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि मेरा गाना छूट गया। और आई रिमेम्बर दैट आई यूज्ड टू राइट बचपन से ही, मतलब कभी ऐसा कुछ लिख ली 2-4 लाइनें इस तरह से। आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट, बट कभी भी नहीं पता था कि ये आगे चल के जो है ये मेरा करियर होगा। आई ऑलवेज थॉट कि वो तो ऐसे हर कोई लिख लेता है, 2 लाइनें 4 लाइनें तो सभी को आ जाती है कभी ना कभी लाइफ में। तो मैंने कभी उस चीज को सीरियसली लिया नहीं था, अनटिल
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो आई थॉट ऑफ गिविंग राइटिंग अ चांस। और ये धीरे 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 एक से दो, दो से चार गाने रिलीज होते चले गए। और क्योंकि म्यूजिक ही किया था बचपन से, गाने ही सुने थे, गाने गाए थे, तो आई हैड अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ लिरिक्स गो, मतलब किसी गाने में कैसे कोई लिरिक्स। और फिर इसमें थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और गाना बन जाता है, मैं यही कहूंगी। नहीं, बिकॉज आई हैव टेकन नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ, खैर इसकी कोई ट्रेनिंग होती भी नहीं, लेकिन ऐसा कभी कोई मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, कभी कोई ऐसे शायर नहीं पढ़े, कवि नहीं पढ़े। तो मैं कहूंगी कि बस ये होना था और किस्मत ने मुझे यहाँ ले आना था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं एग्जैक्टली यही बात बोलने वाली थी। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि किसी की किस्मत का कभी कहीं नहीं जाता, वो उसे मिलकर ही रहता है। तो मैं यही बोलने वाली थी कि ये आपके फेट में था, एंड समवेयर आपने शायद रियलाइज नहीं किया होगा, बट यू वर मैनिफेस्टिंग इट बैक एंड पे ना, हो सकता कहीं है, कहीं ना कहीं पे। क्योंकि मैं उस समय लाइफ के एक ऐसे फेज में थी ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ भी करना है, कुछ तो करना ही है। तो वो कुछ क्या होगा, तो ये कुछ जो था वो राइटिंग थी, लिरिक राइटिंग थी, और इट हैपेंड। तो ये क्लैरिटी कब मिली कि राइटिंग में ही करना है? तो पहले था कि कुछ करना है, तो ये कैसे पता चला कि अब इसी डायरेक्शन में जाना है? नहीं, तो मैंने काफी कुछ किया। लाइक आई यूज्ड टू, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी। मैंने इंडियन आइडल एज म्यूजिक मैनेजर किया है साल भर। तो मैं म्यूजिक के आसपास ही कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उसके अलावा कभी कुछ किया नहीं था, कुछ आता नहीं था। तो फिर लिरिक्स ट्राई किया, और काफी लोगों ने काफी पसंद किया, काफी अप्रिशिएट हुए। और आपको तब पता चलता है आप अच्छा कर रहे हो जब आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा काम आता जाता है, काम मिलता जाता है, तो आपको पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो। तो जब ये होता चला गया, तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और चलते 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 आज आपके साथ यहाँ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। वेरी नाइस। और ये सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एक तो सबसे पहले ना मुझे आपको ये बताना है, आपकी रील्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और भाई क्या एक्सप्रेशन देते हो आप, लाइक सीरियसली वो इतने नेचुरल आते हैं ना। आई मीन यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट, यू आर अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एज अ राइटर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, वो कहीं ना आपके इमोशंस में और आपके एक्सप्रेशंस में दिखाई देती है। क्या आप ये कह रहे हो कि मुझे एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए? यस, मैं डायरेक्टली ये बोल रही हूँ। आज हमारे यहाँ साथ में जो जो भी ज्वाइन हुए हैं, अगर इसमें कोई डायरेक्टर है तो प्लीज कृतिका की बात सुनिए और गिव मी अ कॉल। एब्सोल्युटली। अब मेरी बात जरूर सुनी जाएगी और आपको कॉल डेफिनेटली आएगा, आप देखना। ओके। ओके, सो आपने कहा कि आपने कभी प्लान नहीं किया कि आपको इसमें जाना है, इट जस्ट काइंड ऑफ हैपेंड ग्रेजुअली विद टाइम। तो जब आपने लिखना शुरू किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लिखते हैं किसी गाने को, तो उसका क्या क्रिएटिव प्रोसेस रहता है? क्योंकि एज अ राइटर मुझे पता है कि वो एक तरह से ना एक आत्ममंथन होता है, सब कुछ भूल के सारी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ के जब भी हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो हमें अपने आप को आइसोलेट करके राइट। बहुत ही ज्यादा फोकस माइंड से और कॉन्सेंट्रेटेड और स्पेशली रिलैक्स्ड माइंड से, अग्री। रिलैक्स्ड माइंड से हमें सोचना पड़ता है, आत्म मंथन करना पड़ता है, तब जाके एक जो क्रिएटिविटी होती है ना कहीं निकल के आती है। तो मैं जानना बिल्कुल। चाहती हूँ कि आप कैसे, आपका क्या प्रोसेस रहता है उसमें? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मुझे ट्यून पे लिखना पड़े। मतलब आई एम नॉट अ पोएट, तो मुझे अगर आप ऐसे छोड़ दोगे कि कुछ लिख के दो, तो मैं भटक जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल जब मुझे कोई ट्यून दी जाती है, और दैट्स माय प्रोसेस। आपको सिचुएशन बता दी गई है, मीटर आपके पास है, ट्यून आप सुन रहे हो, और ट्यून आपको काफी इंस्पायर, मुझे मतलब एनी राइटर आई वुड से, कि ट्यून बहुत इंस्पायर करती है। और कई बार उस ट्यून में ही आपको क्लूज मिलते हैं कि आपको क्या लिखना है। इफ यू लिसन टू अ ट्यून मेनी टाइम्स, आपको उसमें वर्ड्स सुनाई देने लगते हैं, और या और उसके बाद आपको बस उनको सुनना पड़ता है ध्यान से कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, और और फील बस करना पड़ता है। उसकी सुन के लिखते जाना होता है। नहीं, तो ये मैंने पहली बार सुना है कि जब हम ट्यून सुनते हैं तो उसको भी हम फील कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस एंड दिस इज वेरी न्यू फॉर मी। सो
आई थिंक यही से हमारी वो बात शुरू होती है जो मैंने शुरू में कहा था कि आपसे मुझे कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। तो ये मैंने बताया, देखो ये एक्चुअली दिस इज द की, कि जब आप कोई ट्यून सुनते हो, मतलब अगर आप ट्यून पे लिख रहे हो तो आप जब ट्यून सुनते हो तो वो आपको ना धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ के ले जाती है उस तरफ जहाँ लिरिक्स होते हैं। तो ये एक, एंड आई थिंक दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले आपको वो सारी मेहनत मशक्कत आपसे करवाती है वो, करवाती कि है। और फिर जब वो आप उसमें एक तरह से रच बस जाते हो, जब आपको काम आने लगता है तो फिर चीजें इजी होती चली जाती है। हमारे ना राइटिंग में एक टर्म होती है राइटर्स ब्लॉक, कि कई बार जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना तो एक ऐसे पॉइंट पे स्टक हो जाते हो जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड क्रिएटिविटी लूज होने लगती है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल लिरिसिस्ट ब्लॉक होता है? बिल्कुल होता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। मतलब हर 3-4 गाने के बाद 5वें गाने पे मेरा ऐसा आ जाता है कि यार ये नहीं हो रहा है। मतलब कई बार तबीयत की वजह से, कई बार मूड की वजह से। तो एक राइटर के लिए नहीं, मैं इसको जनरलाइज तो नहीं करूंगी, मैं अपना बताऊंगी कि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आई थिंक लिखने आपको में। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ और मैंने कॉन्वर्सेशन किया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये होता है व्हेन यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, वो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। राइट। तो मैं उस पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए मुझे जो भी बन पड़ता है मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, कि आई विल नॉट पिक अप आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स। अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे बात करने से मेरी कोई आर्ग्यूमेंट होने वाली है, आई विल कट दैट शॉर्ट, मैं उसको खत्म कर दूंगी। क्योंकि कुछ भी करके अगर अगर मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है तो मेरी राइटिंग डिस्टर्ब होगी। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच जो मेरे पास होना ही चाहिए। बाकी सारी चीजें बाद में आती है कि आपके पास गाने कितने हैं लिखने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन और वैसे भी अब मैं कहती हूँ, अगर आप राइटर नहीं भी हो, आप कुछ भी हो दुनिया में, तो भी आपको पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। फिलोसफी ज्यादा हो गई क्या थोड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज वेरी नाइस एंड यू नो इंफॉर्मेटिव भी है, बट दिस इज वेरी लाइट। जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक लेमैन के लिए जिसको नहीं जानकारी है ज्यादा, तो उसके लिए बहुत राइट। ही और इजी है समझना। ऐसे ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सीखा भी इसी तरह से। मुझे जितना भी लिखना आता है मुझे इसी तरह से आता है। लाइक आई हैव नेवर हैड कोई पढ़ाई नहीं करी इस तरह की और कुछ भी नहीं, तो यही तरीका है। एंड आई थिंक यू वर एबल टू डू इट बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल स्किल थी कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट एंड यू आर डूइंग इट ब्यूटीफुली and you're getting मतलब appreciated for it, so you will agree that you're doing it beautifully. हाँ, और ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी ये मेरा नेचर भी है, कि मैं जो काम करती हूँ मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि वो ठीक से हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो रील्स बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि यार कोई ये ना बोले कि क्या फालतू है, बाकी तो भगवान देख लेगा, लेकिन इतना तो अपनी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। Absolutely, absolutely. Nice. और मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जनरली क्या होता है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने से रेजोनेट करती, मैं अपने से ज्यादा रेजोनेट कर सकती हूँ रादर देन कि मैं किसी और के बारे में बात करूँ। तो जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी ना, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिफ्लेक्ट करती थी। उसमें थे रिफ्लेक्शंस थे, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी वो मेरी बायोग्राफी थी, इट वाज फिक्शन, बट कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी, हमारा नेचर, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा पर्सपेक्टिव ना हमारी राइटिंग में दिखता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप गाना लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके गाने में भी आपके रिफ्लेक्शंस हो, आप मूड्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से? मुझे लगता है हर कोई गाना अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखता है, इसलिए यू विल फाइंड कि हर एक लिरिसिस्ट का एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होता है। मतलब अगर ऐसा होता कि इसकी कोई किताब होती या इसका एक फॉर्मूला होता तो शायद सारे राइटर्स एक जैसा लिख रहे होते। लेकिन जो अलग अलग हम जो लिखते हैं, जो तरीके अलग होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि सबकी एक तो अपब्रिंगिंग अलग अलग शहरों में, वहाँ की भाषा, आपकी वोकैबुलरी, आपका डायलेक्ट,
आपका इंटेलिजेंस, आपकी एक्सपीरियंसेस एज यू सेड, ये सारी चीजें मिलके वो एक अलग, एक अनोखापन लेकर आती है जो सिर्फ आपका होता है। तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी जो लाइफ होती है वो आपके गानों में झलकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतने बड़े बड़े जो दिग्गज रहे हैं उनके साथ काम किया है, आपने सोनू जी के साथ काम किया है, शान के साथ काम किया है, एंड देन यू हैव वर्क विद विशाल ढडलानी एज वेल एंड मेनी मोर इन द इंडस्ट्री। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे प्रोसेस में उनके साथ काम करके, एंड कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत मेमोरेबल था वो आप शेयर करें हमारे साथ में। वेल, आप जब भी किसी सेलिब्रिटी को नेम्स लाइक ऑल दीज, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू जी, शान, इवन आई आल्सो वर्क विद कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, ये सबके साथ भी किया हुआ है। तो आई वुड से कि हर डबिंग में जब आप जाते हो तो जैसे हर लिरिसिस्ट का एक स्टाइल होता है, वैसे हर सिंगर का भी एक अपना स्टाइल है, और वो किस तरह से किसी लाइन को गाते हैं या उसको अपना बनाते हैं, किस तरह से उसमें लाइफ डालते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे। और इट्स एन एक्सपीरियंस एवरी टाइम। मैंने अपने एक पोस्ट पे लिखा था, क्योंकि सोनू जी के साथ मैं 8-10 गाने कर चुकी हूँ अभी तक, तो लेकिन जब भी मैं उनको डब करने जाती हूँ तो मैं कभी भी ना, मैं नॉर्मल मैं नहीं होती। मतलब यू आर सो ओवरवेल्म कि फैन आप, स्ट्रक, या ऑस्ट्रक ऑलवेज, कि फैन मैं हमेशा ही बहुत क्लमजी हो जाती हूँ, मेरे हाथों से चीजें टकराएंगी, गिरेंगी, और बहुत अजीब सा होता है। तो दिस इज लाइक, ये होता है जब आप और ऑफ कोर्स वो सामने है, तो यू नो आप उनके ऑरा से इतने वो होते हो ओतप्रोत कि आप आपका आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे गा रहे हैं, एक एक लाइन को वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें ना। तो इट्स एन एक्सपीरियंस, एंड ये हर बार ही बहुत ही अनोखा होता है और बहुत ही कमाल का होता है। और अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ आप आगे काम करना चाहते हो, बड़ी अभी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में तो आपने काम किया है, बट ऐसा कोई हो जिसके साथ काम करने की इच्छा अभी भी है, तो वो कौन है? वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। ओह नाइस। या आई वेट फॉर दिस वन। आई होप ये जल्दी हो, और बहुत हाँ। जल्दी हो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमने ना ऐसा सुना है कि लिरिसिस्ट जब कोई ये मैंने सुना है हमने तो पता नहीं, बट आई हैव हर्ड दिस कि लिरिसिस्ट बनने के लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर आप नए हो इंडस्ट्री में। तो आपके लिरिक्स जो है वो चोरी भी हो सकते हैं, और यू नो कोई ब्रेक नहीं देता इजीली। तो क्या होता है कि हाँ। जब हमें किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होती ना, तो उसकी नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा सुनने मिलती है, स्पेशली व्हेन हम्म इंडस्ट्री इज लाइक ग्लैम इंडस्ट्री, बहुत फेमस इंडस्ट्री हम्म है। हम्म तो ऐसा होता है क्या, और कैसे इससे बच सकते हैं? आपका क्या टेक है इस पर? हम्म, तो यहाँ जो हमारे इतने बड़े बड़े जो नामी लिरिसिस्ट हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जो ए लिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको आपसे ज्यादा मालूम है। तो मुझे, हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी न्यू कमर को कोई थॉट कमाल का नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ये किसी के भी पिताजी का नहीं है, ये किसी को भी आ सकता है। तो लेकिन मुझे आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चोरी हुआ हो जैसा। और लोगों से सुना है मैंने, बट आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने भी ये। सुना ही है, हाँ, एग्जैक्टली। पर आई मैंने ये ऑल्सो। बिल्कुल, हाँ, मुझे नहीं पता कि ये मुझे सच्चाई नहीं लगती है इस बात में। और जैसे मैंने जब शुरू किया था तो शुरू में ही मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मैं सबको हेलो बोलूंगी, आई थिंक आधे तो आगे जा भी चुके हैं। बट यहाँ पे श्रेयस पुराणिक है, जिसके गाने की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, छाप तिलक के कंपोजर हैं ये। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर किसी के साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने किया है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और मैंने जब शुरू किया था तो मैंने इन्हीं लोगों के साथ शुरू किया था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो 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 खुद भी कर ही रहे थे उस
समय नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। रिमी हो गई, श्रेयस हो गया, तो ये दुर्गेश है, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी, प्रशांत। तो ऐसे आगे बढ़े ना, धीरे धीरे ये रिलीजेस हुए और रास्ता बनता चला गया। तो अगर आप शुरू में ही चले जाओगे अपना पहला गाना लेके, आप प्रीतम के पास चले जाओगे और फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, बॉलीवुड में नए लोगों को चांस नहीं देते, तो ये सरासर गलत है। गलत क्योंकि है। आप भाई, आप वो आपसे क्यों लिखवाएगा? मतलब उनके पास जब अमिताभ भट्टाचार्य है, इरशाद कामिल है, कुमार है, ऐसे बड़े बड़े राइटर्स हैं, तो वो आपसे क्यों लिखवाना चाहिए? गिव मी वन गुड रीजन कि अच्छा हो ना, अच्छे सब है, सबको अच्छा है, अच्छा आता है और अच्छे से काम कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन ये बहुत ये इल्जाम लगाना बहुत गलत है कि इंडस्ट्री बहुत अनफेयर है और चांस नहीं मिलता। यू हैव टू फाइंड योर ओन राइट वे, जो आपको सूट करता है वैसे। आप पहले जाके आप अमिताभ बच्चन के सामने खड़े हो जाओ, फिर बोलो कि नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन अच्छा नहीं क्योंकि उसने मुझे चांस नहीं किया। नहीं, आपको अपना मेटल प्रूव करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको चांस मिल देंगे, ये कंफर्म है, गारंटी। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। एक बार ना मैंने रिमी से पूछा था कि वो कौन सी चीज है जो हमें जो हम करना चाहते हैं वो अब 100% कर पाए, उसके लिए वो कौन सी चीज है जो एक इंसान में चाहिए। तो रिमी ने मुझे जवाब दिया था कि नेवर से नो टू एनी वर्क, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग। तो आपने भी कहीं ना वो सिमिलर बात ही करी है कि हमें कहीं ना कहीं अपने को प्रूव करना है। जब तक हम खुद को प्रूव नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है स्किल है, बट देन हमने उस स्किल को अपनी साइड से कितना पॉलिश किया है, कितनी डेडिकेशन हमने शो किया है कि सामने वाला हम पर इतना भरोसा कर सके कि हमें काम दे। तो आई टोटली अग्री कि वो हमें ही प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, आई फील वो हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। राइट, आई एग्री। बिफोर आई मूव ऑन टू माई लास्ट क्वेश्चन, आप अपने जो है हम चेक कर लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या हमें कमेंट्स किए और आप प्लीज उनका रिप्लाई करें। काफी ऊपर जाना पड़ेगा, मैंने अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया हुआ। आई एम श्योर आगे ज्यादा लोग जा भी चुके होंगे, बट एनीवेज आपको कमेंट्स दिख रहे हैं क्या? हेलो, एक है ना बॉम्बे फकीर, उन्होंने लिखा है हेलो सावेरी मैम, बिग फैन, दिस इज द फर्स्ट कमेंट। तो ये प्रशांत है, प्रशांत जो मेरा भी गाना बिल्लो आया था उसके कंपोजर है। और खन्ना साहब ने लिखा है बेस्ट लिरिसिस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू खन्ना साहब। एक और है भी तो जिन्होंने लिखा है मैम बिग फैन, बिगेस्ट फैन। किंजल ने लिखा है हेलो दीदी, हाय किंजल। मुझे जो जो दिख रहे हैं मैं उनका जवाब दे रही हूँ। आप अपने कुछ गाने बताइए मैम जो लिखे हैं। आशुतोष जी, मैंने भूल भुलैया 2 में मेरे ढोलना का लाउंज वर्जन लिखा है। मैंने सोनू निगम जी का गाया हुआ बहुत ही पॉपुलर गाना याद लिखा है। इसके अलावा मैंने अभी अभी रिलीज हुआ था विशाल डडलानी जी का सॉन्ग बिल्लो, वो लिखा है। इसके अलावा छतरी वाली फिल्म में मेरा एक गाना था। और काफी है, सिंगल्स तो काफी है, कुछ जिंगल्स हैं। फिटनेस विद परिधि, इन्होंने लिखा है शी इज परफेक्शन। अच्छा, वो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे उसका ही हरिओम दीदी दिख रहा है। तो हरिओम परी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। रिमी ने कमेंट किया मैडम डायरेक्ट भी करती है, वन ऑफ हर टैलेंट्स। अच्छा, अरे अरे क्या बात। स्ट्राइकर अशोक जी ने कहा है बोरिंग कर रहे हो, इनका कैसे एंटरटेनमेंट किया जाए। और हर्ष ने लिखा है प्रणाम दी, प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। और फिटनेस विद परिधि ने 100% लिखा, किसी बात पे लिखा होगा। शी इज परफेक्शन, मैडम डायरेक्ट भी करती है। हाँ, मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस किए हुए हैं और रिमी से बेहतर कौन ही जानता है। तो अब रिमी और प्रशांत आपस में बात कर रहे हैं इसमें। ओके, बस ना, मेरे ख्याल से और कोई कमेंट छूटा तो नहीं है। श्रेयस पुराणिक, हाँ उन्होंने लिखा नंबर में। हाँ, वो हम तो डायरेक्शन में आगे कुछ करने का प्लान है आपका?
अगर कुछ, मैं जैसे कि रिमी ने कहा था किसी काम को ना नहीं कहना है, तो वैसे मैं भी किसी काम को ना नहीं कहती। जैसे डायरेक्शन का जब कुछ आएगा तो मैं जरूर डायरेक्शन करती हूँ, लिखने का आता है तो लिखते हैं। और सीमा लिख रही है कि मैं भी फैन हूँ। नहीं सीमा, फैन नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। हम्म। यस, वी हैव कॉट अप विथ ऑल द कमेंट्स। यस, सो हम वेट करेंगे आपके जो अरिजीत हैं उनके साथ जो आपकी कोलैबोरेशन होगी उसकी भी। और अगर जब भी आपका कोई, आई एम श्योर ये भी चांस, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी कि आपको कुछ डायरेक्ट करने का मौका मिले, उसका भी हम इंतजार करेंगे। मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनली ऐसे ऊपर ऊपर से तो ना हम सबको एक जो हमारा परसोना होता है वो हम जानते हैं, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली हु वी आर। हम बस इतनी सी चीज दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, इतने में से इतना तो हम दिखाते भी नहीं है। सो हु इज सावेरी वर्मा, यू नो, बिहाइंड द सीन्स? ऐसे अगर मैं पूछूं तो सच बोलना है अगर, तो सावेरी वर्मा एक बहुत ही मुश्किल और जिद्दी ह्यूमन बीइंग है, जो कि कभी अच्छा भी प्रूव होता है और कभी उल्टा भी पड़ता है। इसके अलावा मुझे आई लव टू ट्रैवल, मुझे दुनिया घूमना बहुत पसंद है, मुझे नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है। तो ये अगर मेरे काम के बाद मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा मन होता है करने का, तो वो ये करने का मन होता है। हर थोड़े दिन में मुझे लगता है मैं कहीं तो जाऊं, कहीं बॉम्बे से बाहर कहीं जाना है। तो दैट्स वन थिंग। खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है। और मुझे मुझे हर एंटरटेनिंग चीज पसंद है। मुझे मूवीज पसंद है, मुझे रील्स बनाना पसंद है, कभी कभी जो मैं रोशनी के साथ अक्सर बनाती हूँ। तो हम लोगों को बहुत मजा आता है ऐसे रील्स बनाने में। और पर वो फिर मजेदार लगती भी है बहुत। हाँ। तो नहीं, ऐसे हम बहुत सारे बनाते हैं जो हमें पसंद नहीं आती और हम नहीं पोस्ट करते। लेकिन जो कुछ हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये आपको दिमाग है, ये इसे तो जगह मिलनी चाहिए, वो हम पोस्ट कर देते हैं फिर। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, लाइक अपार्ट फ्रॉम राइटिंग फ्री एंड? टाइम नहीं होता मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं होता है। मतलब मेरा मेरा शेड्यूल अगर आप पूछोगे, तो सुबह सो के उठने के बाद जैसे ही घर खाली होता है और सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, उसके बाद मेरा लिखना शुरू होता है। लिखने खत्म होते होते ऑलमोस्ट लंच टाइम हो जाता है, जब मैं नहा के खा के उसके बाद अगर कुछ मीटिंग या कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं नहीं नहीं, अब मैं कैंडी क्रश नहीं खेलती। कोई मेरे एक दोस्त प्रशांत लिख रहा है कैंडी क्रश। अब मैंने अपने फोन से सारे गेम्स डिलीट कर दिए, अब मैं नहीं करती, पहले करती थी हाँ। और इसके अलावा फिर मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, या कोई मीटिंग है बाहर या स्टूडियो है, तो मैं वो सब करती हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे पास फ्री टाइम है, मेरे पास सच्ची नहीं है, कोई फ्री टाइम ही नहीं बचता ये सब करने के बाद। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। हम्म। ये अच्छी बात है कि आपको फ्री टाइम अभी नहीं मिल रहा है, यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड यू आर वर्किंग सो मच। या करेक्ट। करेक्ट। थैंक यू सो मच इस ये लाइव करने के लिए मेरे साथ में। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड जैसे मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है एंड वेरी हाँ, हैप्पी। थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने सोचा था ये वैसा नहीं हुआ। मतलब मुझे बहुत मजा आया। मुझे ऐसा डर लग रहा था ना, जो नर्वसनेस आपने थी। मुझे डरा दिया था ये बोलकर। पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत ही मजा आया। थैंक यू कृतिका। और आप ऐसे ही और लोगों को लेके आइए। और इट वाज वंडरफुल टाइम विद यू। सेम हियर एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू यू। मैं थैंक यू। यही दुआ करूंगी कि आपको अभी फ्री टाइम ना मिले, आप बहुत सारा काम करो, बहुत सारा नाम कमाओ, और कभी फ्यूचर में किसी को ये ना सोचना पड़े कि या देखना पड़े कि ये जो गाना मैं सुन रही हूँ इसका लिरिसिस्ट कौन है। और एंड आई एम श्योर कि आप वो डेफिनेटली वो आप क्रिएट करोगे लेगेसी। थैंक यू सो मच थैंक एंड इट वाज फन विथ यू। यू। बाय थैंक बाय। यू। और आप दिल्ली जब आओगे तो आप मुझे डेफिनेटली मिलना, विल कैच अप। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एस्ट्रोलॉजी सेशंस भी हमें कंटिन्यू करने हैं।
हाँ, डन डन डन। बाय चलो बाय। बाय, सी यू। सो दिस वाज सावेरी वर्मा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना, इसके ऊपर कमेंट करना, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो भी आप अपना फीडबैक हमें जरूर देना। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, और मैं आपको मिलूंगी अपने अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।